आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। जिक्र होगा उन बड़ी खबरों का जो आज सुर्खियां बनी। आज है 28 जनवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे, ट्रंप ने 60 दिन में खुद का आयरन डोम बनाने का दिया ऑर्डर। अमेरिका पर किसके मिसाइल हमले का डर। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ईरानी हुकूमत को दी नसीहत, कहा मगरिब से ताल्लुकात जरा सोच कर बढ़ाना। नॉर्थ गजा लौट रहे लाखों लोग, मलबों पर तान रहे शामियाने। इजरायली मीडिया में ज़ायनी हुकूमत की मजम्मत जारी। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी रूस के सदर पुतिन के कत्ल की कोशिश। अमेरिकी जर्नलिस्ट ने किया सनसनीखेज खुलासा। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की। जितनी थी हेडलाइंस उससे कहीं ज्यादा होंगी खबरें। सबसे पहले बात आयरन डोम अमेरिका की। यूएस में आयरन डोम मिसाइल सिस्टम की तैयारी का हुक्म दे दिया गया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पेट हेग्सेट को 60 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर अमेरिका का आयरन डोम मिसाइल सिस्टम का डिजाइन सबमिट करने का हुक्म दिया है। कहा करो। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो जारी किया गया है ट्रंप की तरफ से, उसकी तफसीलात क्या है जरा समझिए। इस ऑर्डर के मुताबिक सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को एक रेफरेंस आर्किटेक्चर, कैपेबिलिटीज बेस्ड रिक्वायरमेंट्स और इंप्लीमेंटेशन प्लान तैयार करना होगा। नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम का डिजाइन बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और एडवांस्ड क्रूज मिसाइल्स के काउंटर करने के लिए बनाया जाएगा। ऐसा क्यों? बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और एडवांस क्रूज मिसाइल्स, ये दागना कौन चाह रहा है अमेरिका पर? और थर्ड वगैरह क्या करेगा फिर? आयरन डोम क्यों चाहिए है डोनाल्ड ट्रंप को? प्लान में स्पेस बेस्ड सेंसर्स का लॉन्च और बूस्ट फेज में मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने वाले इंटरसेप्टर्स का तजिया भी शामिल होगा। मिसाइल अटैक्स का खतरा है। क्या इसलिए है? अभी हम आपको बताते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह हाईलाइट किया गया है कि एडवांस्ड एयर और मिसाइल अटैक्स यूएस के लिए सबसे बड़ा और कैटास्ट्रोफिक खतरा है। सुना? इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह लिखा गया है और हाईलाइट किया गया है कि एडवांस एयर और मिसाइल अटैक्स अमेरिका के लिए सबसे बड़ा और कैटास्ट्रोफिक खतरा है। यानी अमेरिका पर कोई खतरा मंडरा रहा है। क्या यह खतरा ईरान से है, या समंदर में बवंडर काटने वाले हाउथीस से है, या रूस से है? कुछ कहा नहीं जा सकता। या फिर एक सस्ता एयर डिफेंस सिस्टम बनिस्बत थर्ड के अमेरिका डेवलप करना चाहता है आयरन डोम की तर्ज पर, और उसे क्या मिडिल ईस्ट में ही बेचना चाहता है? ऐसा नहीं हो सकता। इजराइल के लिए तो ऐसा नहीं कर सकता, उसके खिलाफ। खैर जो भी है, बढ़ते आगे। अमेरिका के साथ ईरान के डिप्लोमेटिक रिश्तों में सुधार होने की उम्मीदों, अफवाहों और चर्चाओं के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर का एक अहम बयान सामने आया है। इमाम खामनेई का पैगाम है कि मगरिब के साथ मामलात में होशियार रहिए। किससे कहेंगे? कौन ताल्लुकात बना रहा है? खामनेई साहब IRGC नहीं बनाएंगे, ईरान की हुकूमत। ये पैगाम उसके लिए है, क्योंकि जो इनकी पसंद का बंदा था वो तो इलेक्शन हार गया। पेज़ेश्कियान खामनेई की पसंद के बंदे नहीं हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने ईरान के हुक्मरानों और आवाम को मगरिब के साथ, वेस्ट के साथ मामलात और मुज़ाकरात के बारे में एक वाज़ेह याद दहानी करवाई है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि समझ लीजिए कि इनकी डिप्लोमेटिक मुस्कुराहट के पीछे दुश्मनी और कीने छुपे हैं। अपनी आंखें खुली रखिए और ये समझने की कोशिश करें कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं। वो मुस्कुरा रहे हों, उनकी मुस्कुराहट पर मत जाना कि यार ये हमसे ताल्लुकात वसी करना चाहते हैं, अच्छे करना चाहते हैं ना। उनकी उस मुस्कुराहट के पीछे ही उनका असली प्लान और खेल छुपा होता है। दोस्तों, ये बयान मगरिब की नियत और चालबाजियों पर रोशनी डालता है। खामनेई ने इस बात पर जोर दिया कि होशियारी और बासमझ रवैया इख्तियार करना जरूरी है, खासकर तब जब ईरान अपने दुश्मनों के साथ मुज़ाकरात करे। अब बात गजा की, जिसकी न्यूज़ आप सबसे ज्यादा सुनना चाहते हैं। गजा में लोगों की वापसी और बर्बाद घर पर मैं आपको बताने जा रहा हूं लेटेस्ट अपडेट। UN के मुताबिक साउथ गजा से नॉर्थ गजा में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग वापस जा चुके हैं, लेकिन उनका वापस जाना एक और मुश्किलात का सामना कर रहा है, क्योंकि वहां उन्हें सिर्फ बर्बादी और तबाही मिल रही है। अब इस बारे में यूनाइटेड नेशंस की वार्निंग्स क्या हैं? UN ने कहा है कि ज़रूरतें अभी भी शदीद हैं, बहुत ज़्यादा हैं और इंसानी मदद की दरकार है, क्योंकि एक समंदर गजा के बराबर में बह रहा है और एक समंदर गजा के अंदर बह रहा है जो ज़रूरतों का है, और उसमें ये बाल्टी, ये मग्गे भर बराबर की मदद
कुछ नहीं कर सकती ना, उस पानी को, उस ज़रूरत को कवर नहीं कर सकती। लोग जब वापस अपने घर लौट रहे हैं तो उन्हें सिर्फ तबाहशुदा इमारतें और उजड़ी हुई जगहें मिल रही हैं। लोगों का हाल क्या है वो भी समझिए। मैं हर एक चीज़ अलग अलग एक्सप्लेन करता हूँ। जो लोग वापस जा रहे हैं उनके पास रहने की जगह नहीं है, पानी और खाने का इंतज़ाम भी नहीं है या ना के बराबर है। जितना है वो चंद हज़ारों में ही खप जाता है, लाखों लोगों के लिए नहीं है। ये वापसी उनके लिए एक नई मुश्किलात लेकर आ रही है। ये मुश्किलों के बाद हर रोज़ एक नई मुश्किल का दौर है हर एक गज़ा के बाशिंदे के लिए। काफिले के काफिले नॉर्थ गजा जा रहे हैं। इससे जुड़ी खबर क्या है वो बता रहा हूं। नेटज़ेरिम कॉरिडोर पर हजारों छोटी गाड़ियां और ट्रक्स एक लंबी कतार में धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। ये लोग नॉर्थ गजा की तरफ जा रहे हैं अपने घरों की तलाश और अपनों से मिलने की उम्मीद लेकर। गाड़ियों के रूफटॉप्स पर गद्दे, कंबल, घर के सामान और खाने के सामान बंधे हुए हैं। उन गाड़ियों में बहुत से बूढ़े लोग हैं, औरतें हैं और बच्चे हैं जो अपने घर वालों से मिलने के लिए बेचैन हैं, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बेताब हैं। ये सफर लोगों के लिए न सिर्फ थकावट का सबब बन रहा है बल्कि जज्बात से भरा हुआ है, क्योंकि वापस जाकर अपने गुजरे हुए दिनों की यादें और तबाही का मंजर देखना आसान नहीं है। कोई सोचता होगा कि मैं उससे वहां मिलता था, कोई सोचता होगा मेरा दोस्त वहां पर मेरे साथ खेलता था, कोई सोचता होगा वो मेरे घर का आंगन था, यहां पर एक जैतून का पेड़ था। लेकिन आज इन चारों तरफ जो भी लोग सोचते होंगे सिर्फ मलबा, धूल, गिरे हुए घर, सरिये, टूटे सामान, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता होगा। जिन लोगों ने वापस जाकर अपने घर देखे उनका कहना है कि वहां सिर्फ तबाही और उनके गुजरे हुए दिनों के निशान मिले, सिवाय इसके कुछ नहीं। बहुत से लोग अब खंडर के आसपास अपने टेम्पररी शेल्टर्स या शामियाने किसी को मिल गए हैं। वो तान कर दोबारा नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश ही है जो फ़लस्तीन को और फ़लस्तीनियों को जिंदा रखती है। नॉर्थ गजा में लोगों की वापसी ने इजराइल की विक्ट्री का इल्यूजन यानी कि भ्रम तोड़ दिया है। ये एक तीसरी खबर है गजा के बारे में, और इस भ्रम के टूटने के बाद इजराइल में बैठे एनालिस्ट इसे इजराइल की हार मान रहे हैं। इजरायली मिलिट्री एनालिस्ट अमोस हारेल के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का गजा में टोटल विक्ट्री का ख्वाब उस वक्त बिखर गया जब फिलिस्तीनियों ने नॉर्दर्न गजा में वापस जाना शुरू कर दिया। उनके पास बंदूक नहीं थी, कोई टैंक नहीं था, कोई ड्रोन नहीं था, लेकिन सामने खड़े दुश्मन के पास सब कुछ था। लोग चले जा रहे थे। मंडे को फिलिस्तीनियों के नॉर्दर्न गजा वापस जाने की फुटेजेस ने यह साबित कर दिया कि नेतन्याहू और उसके सपोर्टर्स के दावे एक खोखले झूठ पर मबनी थे। इजरायली मिलिट्री एनालिस्ट है, आम एनालिस्ट, आम खबरों का भी एनालिस्ट नहीं है। ये जो इजरायली मिलिट्री एनालिस्ट है अमोस हारेल, ये कहते हैं कि जो लोग अपने तबाहशुदा घरों की तरफ फिर से चल पड़े, उनका ये कदम जंग के खत्म होने का सिग्नल है। जंग के खत्म होने का सिग्नल है। ये मंजर जो नेटज़ेरिम क्रॉसिंग के जरिए देखने को मिला, ये दिखाता है कि इजराइल और हमास के दरमियान जंग के नतीजे में किसी एक तरफ की मुकम्मल फतह का दावा बेबुनियाद है। अब कोई नहीं जीता है सिवाय इस आवाम के जो किसी से नहीं डरी, चलती चली गई। अब कुछ खबरें यहां से ले लेते हैं। एक लेबनान की खबर है और ये मिक्सअप खबरें हैं। लेबनान की खबर ये है कि इफ ओनली इजराइलीज हैड द मोटिवेशन ऑफ लेबनीज। इजरायली ऑफिशियल कह रहे हैं कि काश ये मादा, ये जज्बा, ये जुर्रत जो लेबनानियों में है, जो टैंक बंदूक की परवाह किए बिना सीज फायर खत्म होते ही अपने घरों की तरफ साउथ लेबनान में लौटने लगी, लोग मारे गए उसके बावजूद वो लौटते रहे। अगर यही जज्बा लेबनानियों वाला काश के इजराइलियों में होता तो आज हमारा कब्जे वाला नॉर्थ इजराइल फिर से गुलजार हो गया होता। हिजबुल्लाह के हमलों से जो घर, जो बस्तियां, जो सेटलमेंट्स जल गए या तबाह हुए या जिन्हें मामूली नुकसान भी पहुंचा, वो सूने पड़े हैं, हत्ता कि वहां कुत्ते भी नहीं लौट रहे। तो फिलहाल ये खबर अल-मायदीन में है। अ सीनियर इजरायली ऑफिसर हैज एक्नॉलेज्ड द लैक ऑफ मोटिवेशन अमंग सेटलर्स में मोटिवेशन की बहुत कमी है। वो नॉर्थ ऑक्युपाइड फलस्तीन में नहीं लौट रहे हैं। 60 दिन का जो सीज फायर हो गया तब भी नहीं लौटे। बोले क्या पता कब हिजबुल्लाह हमले शुरू कर दे, हम तो बड़ी मुश्किल से जान बचा कर भागे थे।
اب کیسے ہم واپس جائیں؟ ایک انٹرویو تھا جس میں اسرائیلی جرنلسٹ روبی ہیمرشلیگ نے براڈ کاسٹر کان 11 چینل کو یہ کہا کہ ہم اگر ذرا سا بھی موٹیویشن اپنے ریزیڈنٹس میں، اپنے ناگرکوں میں دیکھ لیتے جیسا کہ ساؤتھ لیبنان میں ملا دیکھنے کو، تو ایک بہت بڑی بات ہوتی، حالانکہ یہ بات ہماری قسمت میں نہ تھی۔ سر بڑھتے ہیں آگے۔ ایک تصویر، ایک ویڈیو ہے لیبنان کی ایک ماں کی ہے، اور اس ماں کو سلام ہے۔ یہ ماں اپنے شہید ہوئے بیٹے کی فوٹو اپنے گھر کے ملبے پر ٹانگ رہی ہے۔ اس کا بیٹا اس گھر کی شہادت کے وقت ہی شہید ہو گیا۔ اسرائیلی بمباری میں گھر اور بیٹا دونوں گئے۔ گھر کی فکر نہیں ہے، گھر پھر بن جائے گا۔ اسی کے ملبے پر وہ اپنے بیٹے کا فوٹو ٹانگ رہی ہے، اسے پیار کر رہی ہے۔ کتنی ماؤں نے اپنے بچے کھوئے، لیبنان کی ماؤں نے جو اپنے بچے کھوئے، بچوں نے جو اپنی مائیں کھوئیں، ان سب کی قربانیاں غزہ اور فلسطینیوں کے لیے تھیں۔ میں جب بھی کہتا ہوں کہ سب کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، وہ براڈ اسکیل پہ کہتا ہوں، لیکن اس سچائی سے کوئی نہیں مکر سکتا کہ لیبنان، حوثیز، ایران اگر نہیں چاہتے تو انہیں اس جنگ میں پڑھنے کی ضرورت تھی ہی نہیں، لیکن وہ پڑھے تو صرف القدس کے لیے، الاقصی کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے۔ حزب اللہ اور حوثیز لڑے، لیکن اس کی قیمت عام لوگوں نے بھی چکائی، لیبنان کے بھی اور یمن کے بھی۔ تو یہ وہ ماں ہے جو عام ماں تھی، جس کے پاس نہ ہتھیار تھے نہ ہیں۔ پہلے بچہ تھا، بچے کی تصویر ہے، اس نے اپنا بیٹا گوا دیا، وہ اس تصویر پر ایک گلاب اور ایک سفید پھول لگا رہی ہے۔ خیر، ایک اچھی تصویر ہے، جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے چہرے ویسٹرن چہرے ہیں، اور واقعی ان کے پاس جتنا خوبصورت چہرہ ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت دل ہے۔ پتہ ہے یہ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایجپٹ کے سائڈ کھڑے ہوئے ہیں، کائرو جو وہاں کی راجدھانی ہے، وہاں سے یہ لوگ مدد بھیجنے میں مدد کر رہے ہیں غزہ کے لیے، اور غزہ کے لیے جو باقی ٹرکس بھی کھڑے ہوئے ہیں جو ان کی مدد کے بھی نہیں ہیں، سینکڑوں، انہیں دیکھ کر یہ خوش ہو رہے ہیں کہ غزہ کے بھوکے پیاسے لوگوں کے پاس کچھ کھانے پینے کو پہنچنے والا ہے۔ یہ انسانیت ہے، یہ مسکراہٹ انسانیت کی ہے۔ پریس ٹی وی کی خبر ہے کہ IRIB، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ نیشنل نیوز ایجنسی یا چینل ہے ایران کا، ان کا ایک جرنلسٹ اسرائیلی فورسز نے پکڑ لیا ہے آکوپائیڈ ٹیریٹریز میں، اٹ مینس کہ ویسٹ بینک میں، غزہ میں نہیں۔ ان کی فیملی نے ان کی گرفتاری کی خبر چھپائی، جس کی وجہ سے انہیں آزاد کرانا اور مشکل ہو گیا۔ فی الحال تک خبر یہی ہے، یہ 28 جنوری میں خبر ہے چھپی ہوئی، خبر یہی ہے کہ ابھی بھی اسرائیلی پولیس یا فورس کی حراست میں ہیں یہ، اور ان سے پوچھ تاچھ کری جا رہی ہے۔ ایران کے لیے یہ رپورٹنگ کرتے تھے فلسطین سے، اب یہ ان کی حراست میں ہیں۔ موسٹ حماس ٹیررسٹ ور ڈرگڈ کمپلیٹلی انہیومن ریسکیوڈ ہاسٹیج، جو لوگ بچائی گئی ہیں، جو ہاسٹیجز چھوٹے ہیں، انہوں نے اب انٹرویو دیا ہے کہ بھائی جو حماس کے ٹیررسٹ ہیں یا حماس کے آتنکوادی بلاتے ہیں، حماس کے زیادہ تر لوگ ڈرگ لیے ہوئے ہوتے تھے، نشے میں ہوتے تھے اور بالکل غیر انسانی برتاؤ کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے وہاں سے ہاسٹیجز کوئی بھی واپس آیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے آیا ہے، ان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے آیا، کہیں بدن پر ایک خروچ نہیں تھی زیادہ تر کے۔ ہم نے دیکھا ہے اسرائیلی جیلوں سے فلسطینیوں کو بھی آزاد ہوتے وہ کس حالت میں آئے۔ ان کے ساتھ انہیومن بیہیویئر نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نشے میں رہتے تھے، ہر وقت ڈرگ لیے رہتے تھے۔ میں تو کہتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو گیا، کیونکہ ایک جرنلسٹ کے طریقے سے میں دیکھوں، اگر یہ اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوتے تو IDF کا کتنا نقصان کرتے۔ ابھی اتنے فوجی ٹینک اور بلڈوزر اڑا ڈالے، جس کی لسٹ خود IDF نے دی۔ اگر وہ نشے میں کیا ہے تو ہوش میں ہوتے کیا کرتے، مجھے تو سمجھ نہیں آیا، اور نشے میں رہتے تھے، کوئی چھڑا کے بھاگ نہیں پایا۔ اس طریقے کی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، جس سے سوال بھی کئی اٹھتے ہیں، ہم اٹھا رہے ہیں۔ ایک بس میں آپ کو خبر بتا دوں، وہ یہ ہے کہ ولادیمیر پوتن کو مارنے کی کوشش بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کی گئی تھی۔ ٹکر کارلسن ایک بہت مشہور اور معروف اینکر رہے، جرنلسٹ رہے، اور اب یہ اپنا پرائیویٹ پلیٹ فارم چلاتے ہیں۔ ابھی بھی پچھلے سال انہوں نے پوتن کا ایک انٹرویو لیا تھا، جس کو لے کر بڑی چرچا ہوئی تھی۔ سوچئے کہاں
पहुंच गए एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होते हुए पुतिन का इंटरव्यू लेने। इन्होंने कहा कि पुतिन को मारने की साजिश हुई थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, और डोनाल्ड ट्रंप जो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कुछ कागजात खोल रहे हैं वो पूरे खुल गए ना तो इतना बड़ा धमाका होगा कि मत पूछिए। और वो कहते हैं कि रूस का जो परमाणु पूरा भंडार है, स्टॉक पाइल है, वो बड़ा खतरे में है। बहुत तफसील से रिपोर्ट पढ़ने की है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।